नमस्कार। दूरदर्शन की इस खास प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, राम को बीते युग बीत गया, पर राम अभी तक नहीं बीते, क्योंकि लोक साहित्य ने, लोक गीतों ने, लोक कथाओं ने, लोकोक्तियों ने राम को अनवरत जारी रखा है। हमारी भारतीय संस्कृति की कल्पना राम और कृष्ण के बिना पूरी नहीं होती। किसी भी भारतीय समाज से लेकर किसी भी समाज की संस्कृति उसकी धरोहर होती है, उसको पहचानने का जरिया होती है। आज हमारे साथ में एक ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जुड़े हैं जिन्होंने लोक साहित्य की कहावतों पर एक बड़ा कार्य किया है। उन्होंने 10,000 से ज्यादा कहावतों का संकलन किया है। उनके इन कार्यों को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी ने और वर्तमान में अमित शाह जी ने उनकी पुस्तकों का विमोचन किया है। ऐसे महान व्यक्तित्व के कृतित्व पर बात करने के लिए आज हम जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शरद अग्रवाल जी। नमस्कार। मुझे आशा है कि आपके इस कार्यक्रम के द्वारा आम लोगों की हिंदी लोक साहित्य में, कहावतों में, लोकगीतों इत्यादि में रुचि उत्पन्न होगी। यही मेरा प्रयास है। डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल ले लेती हूँ कि आप एक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं और किस तरीके से हिंदी साहित्य में आपकी रुचि किस तरह से बनी? हिंदी साहित्य में मेरी रुचि बचपन से ही है। घर में कुछ ऐसा माहौल था, माताजी की साहित्य में रुचि थी। माताजी की दादी जो थी वो वैसे बिल्कुल अनपढ़ थीं, लेकिन हिंदी कहावतों का बहुत अच्छा, बहुत सटीक प्रयोग करती थीं। उनसे मैंने सीखा कि हिंदी कहावतें क्या होती हैं। फिर उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन मैंने माताजी से पूछ के उनके द्वारा बोली जाने वाली बहुत सी कहावतें इसलिए इकट्ठा करना शुरू किया कि ये समय के साथ विलुप्त ना हो जाएं। तो ये एक कहावतों की धरोहर है हमारे लोक साहित्य में, उनको फिर इकट्ठा करना शुरू किया। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि आपने अपनी दादी जी से और माता जी से प्रेरणा ली, लोक साहित्य की जो कहावतें हैं उनको एकत्र करने का एक बहुत बड़ा जो आपने कार्य किया है, तो ये यात्रा जो आपकी है, क्या आपके परिवार में भी कोई ऐसी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रही है? किसी ने पहले इस पर कोई कार्य किया है या आपका ही ये प्रथम प्रयास है? ये प्रयास तो मैंने ही प्रारंभ किया, और इसलिए प्रारंभ किया कि कहावतों का आदान प्रदान मौखिक रूप से तो पीढ़ियों से होता आया है, लेकिन जब तक इसको हम लिखित रूप में संरक्षित नहीं करेंगे तब तक फिर ये आगे कैसे चल पाएंगे। तो जैसे आपने ये कहावतें एकत्रित की, तो इसके लिए किस तरीके से आपने एक तैयारी की? कैसा समय लगा आपको? और क्योंकि ये तो एक लोक साहित्य है जो कि लिखित रूप पर तो है नहीं, कहीं पर मौखिक रूप से उपलब्ध है, तो इसके लिए आपकी क्या पहले से तैयारी रही? कितना समय आपको लगा? इस विषय में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। ये काफ़ी लंबी यात्रा है। जब मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि इनको संरक्षित करना चाहिए, आज से 20 साल पहले, तब मैंने ये कार्य आरंभ किया। तो काफ़ी कुछ कहावतें जो माताजी की दादी बोलती थीं, वो माताजी से पूछ के मैंने लिखना आरंभ की। उसके बाद फिर इस विषय में जो भी पुस्तकें उपलब्ध हैं उनको ढूंढा। कुछ पहले के लोगों ने भी कुछ कहावतों के संकलन बनाए हैं जो अब बहुत मुश्किल से उपलब्ध हैं। कुछ के इंटरनेट आर्काइव्स हैं, कुछ की पुस्तकें, मूल पुस्तकें मिल गईं। एक मिस्टर फैलन हुए थे आज से 100 साल पहले, वो अंग्रेज होते हुए भी उन्होंने हिंदी कहावतों का अच्छा खासा एक संकलन बनाया था। उनकी कृति मुझे एक मिल गई। इसके अतिरिक्त बहुत सी ऐसी कहावतें हैं जो राजस्थानी में हैं या हरियाणवी में हैं या भोजपुरी भाषा में हैं, उनकी कुछ कृतियाँ मिली, क्योंकि ये सब भाषाएँ भी हिंदी की अनुषांगिक ही हैं और हिंदी में ही इनको लिखा भी जाता है। हिंदी के अधिकतर शब्द इनके अंदर हैं, तो उनको भी मैंने फिर एकत्र करना शुरू किया और उनका सरल रूपांतर करके, जो कि हम लोगों की समझ में आ सके, जो हम यहाँ के अंचल के बोलने वाले लोग हैं, वो आम हिंदी भाषी हैं, उस तरह से इनको फिर संकलित करना शुरू किया। तो ये हल्के हल्के होते 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 ये यात्रा इस मुकाम तक आके पहुँची है। लगभग आपको 20 वर्ष का समय जो है इन कहावतों को एकत्रित करने में लगा। तो क्या इन कहावतों को, इन लोक साहित्य को सहेजने के लिए आपको कुछ यात्राएं करनी पड़ी? कहीं आपको जाना पड़ा ग्रामीण अंचलों में या कहाँ? क्योंकि ये शहरों में तो ये संभव नहीं है इन कहावतों को एकत्र करना। उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सौभाग्य से मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मेरे पास बैठे बैठे ही बहुत से लोग मिलने के लिए आते रहते हैं और ग्रामीण अंचलों के भी बहुत लोग आते हैं। उनसे बात करके भी मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ सहेजा। डॉक्टर साहब, कहावतों की कुछ कहानियां होती हैं कि कहावतें बनी कैसे, किस तरीके से प्रचलन में आई, क्योंकि ये बरसों बरस पुरानी है। तो इन कहावतों की कहानियां क्या हैं, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। कहावतों के विषय में सबसे आश्चर्यजनक पक्ष तो ये है कि आज से 100, 200, 400 साल पहले जब से ये कहावतें बनना आरंभ हुई,
उस समय कोई प्रिंट मीडिया नहीं था, उस समय कोई आकाशवाणी दूरदर्शन नहीं था और पुस्तकें भी बहुत कम होती थीं। लेकिन कैसे ये कहावतें बनी और कैसे ये सारे में प्रसारित हुई, ये बहुत आश्चर्यजनक विषय है। जैसे मैंने बताया कि मेरी माताजी की दादी जी बहुत कहावतें बोलती थीं, जबकि वो बिल्कुल अनपढ़ थीं। तो मुझे इस बात का बहुत आश्चर्य होता था कि उनको ये कहावतें कैसे याद हुई। उस ज़माने में कहावतों का मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होता था। बहुत सी कहावतें ऐसे बनी कि कोई कहानी बुज़ुर्ग लोग बच्चों को सुनाते थे, उसके बाद उसका एक लाइन में एक निचोड़ वो बता दिया करते थे। उस बात को बोलते ही पूरी की पूरी कहानी उसके अंदर समावेशित हो जाती थी। जैसे अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, ये कहानी भारतेंदु जी ने लिखी। उस कहानी में आपको सबने सुनी होगी, सबको याद भी होगी। उस कहानी को सुनाने के बाद में उन्होंने बताया कि ऐसा राज्य जहाँ पे अराजकता हो, जहाँ पे कोई राजा बिल्कुल मूर्ख हो, किसी बात की कोई कानूनी व्यवस्था ना हो, ऐसे राज्य में रहना कितना खतरनाक है। इसी तरह से एक कहानी है जिसमें एक बया बारिश में भीगते हुए बंदर को ये सीख देती है कि तुमने अपना घर क्यों नहीं बनाया, तुम्हें घर बनाना चाहिए था। उसमें इस तरह से आता है कि वो बया कहती है, मानुष जैसे हाथ पैर हैं, मानुष जैसी काया, 4 महीने वर्षा बीती, छप्पर क्यों नहीं छाया। तो वो इस बात से बंदर को इतना गुस्सा आता है कि वो बया का घर तोड़ देता है। तो इस पर एक कहावत बनी, सीख उसी को दीजिए जाको सीख सुहाए, सीख जो दीनी बांदरा चिड़िया का घर जाए। तो बुजुर्गों ने बताया कि ऐसे व्यक्ति को सीख मत दो जिसपे उसका असर ना हो बल्कि उल्टा असर हो। बहुत सुंदर ये कहावतें सुनने में लग रही है, क्योंकि हमने अपने बचपन में ये सुनी और आज आपके मुख से सुन के और अच्छा लग रहा है। लेकिन जैसे आपने इन कहावतों पे कार्य किया, क्या आपको इसमें कोई अड़चनें आई, इस कार्य को करने में कोई विरोध का सामना करना पड़ा, या लोगों ने कोई इसको आसानी से एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। इस विषय में जैसे मैंने कहावतों को पहले एकत्र करना आरंभ किया, तो उनको और लोगों तक पहुंचाने के लिए, जैसे मैं अपने पास इकट्ठी करता जा रहा हूं, जब तक उसका एक्सपोजर नहीं होगा तब तक उससे क्या लाभ होगा, ये सोच के मैंने पहले एक वेबसाइट बनाई, hindikahawat.com। उस वेबसाइट पर मैंने बहुत सी कहावतें जितनी उस समय तक एकत्र की थी, इसको लगभग 8-9 साल हो गए बनाए हुए, पहले उस पर अपलोड की। उस वेबसाइट को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, उसमें जो विजिटर्स की संख्या थी वो काफ़ी अच्छी थी। उससे मुझे उत्साह मिला कि इसका मतलब लोगों को इस चीज़ की आवश्यकता है। जब वो वेबसाइट ठीक ठाक चलने लगी तो उसके बाद फिर बहुत से मित्रों ने ये सुझाव दिया कि इस पर एक पुस्तक आप प्रकाशित करिए और पुस्तक प्रकाशित करके उसको पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराइए। तो मैंने फिर पहला इसका संस्करण हिंदी कहावत कोश नाम से बनाया। उसमें क्योंकि कहावतों का अधिकतर पृष्ठभूमि आंचलिक, ग्रामीण आंचलिक होती है, इसलिए उसमें मुख्य पृष्ठ पर ग्रामीण अंचल का चित्र ही बनाया। जब ये पुस्तक बन गई तो फिर मैंने इसको अपने कुछ मित्रों के द्वारा राज्यपाल जी को भेंट किया और उनके पास भिजवाया और उनसे ये प्रार्थना की कि वो ये मेरी इस पुस्तक का विमोचन करें, जिससे कि और लोगों तक भी ये बात पहुंच पाए। उन्होंने इसको सहर्ष स्वीकार किया, मैं इसके लिए उनका बहुत आभारी हूँ। और उन्होंने 2021 में हिंदी पखवाड़े में उन्होंने उसका विमोचन किया। जैसे आप एक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं और साथ में ये कहावतें और हिंदी साहित्य, ये बिल्कुल अलग प्रोफेशन है, तो आप व्यक्तिगत तौर से इन दोनों प्रोफेशंस को कैसे मैनेज करते हैं? किस तरीके से हिंदी साहित्य के लिए समय निकालते हैं? एक कहावत है, जहाँ चाह वहाँ राह। जब मन में इच्छा होती है तो रास्ता भी निकल आता है। तो मन में ये इच्छा थी कि भाषा की सेवा होनी चाहिए, भाषा से जुड़ाव बचपन से ही रहा। बचपन में जब हमारे विद्यालय की मैगज़ीन निकलती थी तो उसमें मुझे जो हमारे शिक्षक लोग थे वो छात्र संपादक का उत्तरदायित्व दिया करते थे। तभी से मेरा जुड़ाव हिंदी भाषा से बना हुआ है। और लोक साहित्य से जुड़ाव इसलिए हुआ क्योंकि मुझे ये लगा बाकी साहित्य तो बहुत लोग लिख रहे हैं, उसकी बहुत तरह से संरक्षण हो रही है, लेकिन लोक साहित्य धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। इस चिंता ने इस बात के लिए प्रेरित किया कि इसका संरक्षण होना चाहिए। उसके लिए फिर संकलन करना आरंभ किया। फिर जब कहावतों का संकलन किया तो फिर ये लगा कि ऐसे बहुत सी और विधाएं हैं लोक साहित्य में, जैसे लोकगीत हैं, दादी नानी की पहेलियां हैं, ऐसी और बहुत सी चीज़ें हैं, उन सब का भी संरक्षण होना चाहिए। मुहावरे हैं। अब यहाँ पर मैं एक बात और बता दूँ कि बहुत से लोगों को मुहावरे और कहावत का अंतर नहीं मालूम होता। मुहावरा एक वाक्यांश होता है। जैसे हम अगर ये कहें कि
कि कृष्ण यशोदा की आंख के तारे थे। तो आंख के तारे एक मुहावरा है जो कि एक वाक्य में प्रयोग होता है, जबकि कहावत एक पूर्ण कथन है। जैसे न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, ये एक पूर्ण कथन है। मुहावरों का प्रयोग भी अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो अब मेरा जो अगला उद्देश्य है वो ये है कि कहावतों के बाद मुहावरों का संकलन भी किया जाए, और लोकगीतों का संकलन भी मैंने आरंभ किया है। उसकी पुस्तक तो अभी नहीं बना पाया हूँ, लेकिन मेरी वेबसाइट पर hindikahawat.com पर बहुत से लोकगीत जो विवाह के अवसर पर बन्ने बन्नियाँ गाए जाते थे, जो किसी बच्चे के जन्म होने पर सोहर जच्चा गाए जाते थे, या सावन में कजरी के गीत, होली पे होली के गीत, इस तरह के गीत जो गाए जाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोकगीत भी संकलित किए हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं दर्शकों को। और लेकिन मैं चाहती हूँ कि जैसे आपने अभी जिक्र किया, आपकी ही बात से एक सवाल उठा लेती हूँ, जैसे लोकगीत के बारे में आपने बात की है कि आप उसको संकलित करने जा रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि लोकगीत का जो मूल स्वरूप था उसको कैसे सहेजा जा सकता है, कि जो इतने अपने कच्चे कलेवर के साथ जो ग्रामीण अंचलों में है उसको सहेजने के लिए क्या उपाय होने चाहिए, क्योंकि अब तो लोगों का शहरीकरण बहुत हो चुका है, तो उसमें क्या आपका प्रयास रहेगा इसमें? यहाँ पर मेरा कहना यह है कि हमको मूल स्वरूप और जो आजकल की पीढ़ी की जो एक्सेप्टेंस है, इनमें थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना होगा। मूल स्वरूप अगर इतना कठिन होगा कि वो हमारी समझ में नहीं आएगा, तो फिर उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और इतना ज़्यादा उसको शहरीकरण भी ना करें कि उसकी मूल आत्मा ही खत्म हो जाए। तो इसलिए लोकगीतों में मैंने जो संकलन किया है, उसमें जहाँ पे बहुत कठिन शब्द हैं या ऐसे शब्द हैं जो बिल्कुल आउटडेटेड हो गए हैं, उनकी जगह ये प्रयास किया है कि थोड़ा सा उनको सरलीकृत किया जाए। अगर कहीं ऐसे शब्द आते हैं तो लोकगीतों के संकलन में उन शब्दों का अर्थ भी साथ में लिख दिया है, तो उससे ऐसा लगता है कि उसकी एक्सेप्टेंस थोड़ी बढ़ेगी। लेकिन मेरा प्रयास ये होगा कि हम सब लोग कम से कम अपने समारोहों में उन लोकगीतों की ओर लौटें। ये जो बॉलीवुड की पे प्रभाव के कारण से हर जगह केवल बॉलीवुड का म्यूज़िक सुनाई पड़ता है, उसकी जगह हमें अपना मूल संगीत सुनाई पड़े। ये बहुत रिलैक्सिंग भी है और बहुत ज़्यादा आनंद देने वाला भी है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने लोकगीतों की चर्चा की है, मैं चाहती हूँ कि कुछ लोकगीत और कुछ कहावतें हमारे दर्शकों को थोड़ा सा सुना दीजिए, ताकि वो भी थोड़ा सा इस चीज़ को समझे कि इसका क्या महत्व है। कहावतें इतनी अधिक हैं कि उनमें से ऐसे दो चार निकाल के सुना पाना थोड़ा कठिन कार्य है। लेकिन क्योंकि मैं बरेली का हूँ, इसलिए एक कहावत तो आप सबने सुनी होगी, उल्टे बांस बरेली को। अब ये छोटी सी कहावत है, इसका अर्थ ये है कि किसी ऐसी जगह पर जहाँ कोई चीज़ की बहुतायत हो, अगर उसी चीज़ को लेके आएँ तो ये कहावत बोलते हैं कि बरेली में बांस बहुत होते हैं, अगर कोई बरेली में बांस लेके आएगा तो यहाँ क्या ज़रूरत है। इसी तरह से कुछ कहावतें ऐसी होती हैं जो बड़ी मज़ेदार होती हैं, जो जिनको सुन के हमको आनंद भी आता है और कुछ सीख भी मिलती है। जैसे मुर्गा बांग नहीं देगा तो क्या सवेरा नहीं होगा। तो अब ये कहावत का अर्थ ये है कि अगर कोई व्यक्ति समझता हो कि मेरे करे बिना कोई काम ही नहीं होगा, तो उसको उसकी हैसियत बताने के लिए एक मजाक वाले लहजे में ऐसी बात कही गई, व्यंग वाले लहजे में, कि उसको ये बताया जाए कि तुम ये काम नहीं करोगे तब भी हो जाएगा। ऐसे ही आपने पूछा लोकगीत के विषय में, मुझको याद है जब मेरा विवाह हुआ तब की बात याद है। मेरी बहनें बहुत सारे बन्ने बन्नियाँ गाती थीं विवाह के समय में, ढोलक बजाने के साथ साथ। तो उसमें एक बन्ना था कि वो बन्ने से बनड़ी फेरों पे झगड़ी, अजी तुम क्यों ना लाए जी सोने की तगड़ी। तो वो बन्ना कहता है, वो बन्नी धीरे धीरे बोल कि तेरे बाबा सुन लेंगे, वो बन्नी धीरे धीरे बोल कि तेरे नाना सुन लेंगे। इस तरह के लोकगीतों में इतना आनंद आता था, उस पर साथ में जो बच्चियाँ चाहती थी, जो महिलाएं चाहती थी, वो नृत्य भी करती थी। तो उसका एक उस आनंद का कुछ अलग ही कुछ माहौल होता था। बहुत सुंदर आपने एक अब बन्ना बन्नी का जिक्र किया। ये से आपने बरेली का जिक्र किया, तो बरेली का एक विशेष कोई विशिष्टता लोक साहित्य की रहा हो, जैसे आपने टेसू के बारे में, कुछ और ग्रामीण अंचलों की जो लोक साहित्य है जिससे बरेली पहचाना जाता हो, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज। हमारे बचपन में एक प्रथा होती थी टेसू की पूजा की। टेसू के विषय में मैंने अपनी वेबसाइट में उसका लिखा भी है कि टेसू क्या होता था। ये महाभारत काल से जुड़ी हुई कथा थी, बर्बरीक की, आप लोगों ने शायद कभी सुनी हो या पढ़ी हो। तो उसके प्रचलन में एक शारदीय नवरात्र के बाद में ये दशहरे से लेकर शरद पूर्णिमा तक एक पूजा होती थी। एक 3 टांग वाला टेसू बनाते थे और उसके ऊपर स्थिर लगा होता था, उसकी पूजा करते थे और बच्चे घर घर जाके टेसू के गीत गाते थे और टेसू की बारात निकालने के लिए पैसे मांगते थे।
जैसे उसमें मेरा टेसो यहीं खड़ा, खाने को मांगे दही बड़ा, इस तरह के बहुत सारे गीत होते थे, कुछ तुके कुछ बेतुके गीत होते थे, लेकिन बच्चे उससे बहुत आनंद लेते थे। अब ये समय के साथ प्रथा काफ़ी समाप्त हो गई है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने कि टेसू का जो प्रचलन होता था। डॉक्टर साहब, ये जो अब हम फिर से आपके चिकित्सा क्षेत्र में आते हैं कि जब आप ऐसा कोई अनुभव आपका रहा हो जब आपने कुछ कहावतें, लोकगीत, कहानी, कथा कही हो, किसी दर्शक ने पढ़ी सुनी हो और वो भाव विवल हो के उसने आपको फ़ोन किया हो, या आपकी लाइफ का कोई यादगार लम्हा हो जिसे आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हो, तो प्लीज़ बताइए। मेडिकल फील्ड में अपने मरीजों के साथ संवाद बनाना एक बहुत आवश्यक विधा मानी गई है। हम जब पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं तो जितना मरीज़ को डॉक्टर के ऊपर विश्वास होता है, जितना उससे भावनात्मक जुड़ाव होता है, उतना ही मरीज़ को ज़्यादा चिकित्सा से फ़ायदा होता है। तो इस तरह की चीज़ में ये कहावतें, ये लोक साहित्य, इनका काफ़ी उपयोग है। जैसे हम मरीज़ के साथ जुड़ाव के लिए ग्रामीण अंचल का कोई हमारे पास में मरीज़ आता है, उसके अंदर बहुत झिझक है, वो बात नहीं कर पा रहा है, अपनी बात नहीं कह पा रहा है, तो हम कोई कहावत बोल के उससे पहले जुड़ाव बनाते हैं अपना, तब वो अपनी बात खुल के कह पाता है। कभी कभी किसी लोकगीत के ज़रिए, किसी इसके ज़रिए उससे अपना जुड़ाव बनाते हैं। मैं तो बल्कि लोगों को ये कहता भी हूँ कि जिन लोगों को तनाव है कि वो संगीत सुने, लोक साहित्य, लोक संगीत सुने, उससे उनका तनाव कम होगा। आपने बहुत सुंदर बात बताई कि लोक संगीत से मन का तनाव कम होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे इलाज भी संभव है। तो डॉक्टर साहब, आपने 2 वेबसाइट बनाई है, कहावतों पर और एक आपकी हेल्थ पर वेबसाइट बनी हुई है, जिसमें बहुत साधारण भाषा में लोगों के लिए कार्य आप कर रहे हैं। उसके वेबसाइट के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये 2 वेबसाइट जो हैं, इसमें हिंदी कहावत.com जो हिंदी कहावतों की वेबसाइट है, उसमें मैंने हिंदी कहावतें जितनी भी इस पुस्तक में हैं 10,000 से अधिक, और कहावतों की कहानियाँ 200 से अधिक, उन सबको उस वेबसाइट पर भी अपलोड किया हुआ है। और इसके अतिरिक्त कुछ और ऐसी कहावतें जो कि हम लोग थोड़ा भूलते जा रहे हैं। संस्कृत में कुछ कहावतें हम लोग की ज़बान पे अब भी हैं, जैसे यथा राजा तथा प्रजा, इसको हम लोग हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, या शुभस्य शीघ्रम, इस तरह की छोटी छोटी कहावतें इसको हिंदी में भी बोलते हैं। तो ऐसी संस्कृत की भी करीब 500 कहावतों का संकलन बनाया है। कुछ बहुत सी कहावतें बच्चे बोलते हैं खेलते खेलते, तो उन कहावतों का भी एक संकलन बनाया है, बच्चों के खेल, बच्चों की कहावतें, उसी में अपने हिंदी कहावत.com पे डाला हुआ है। हम लोग जब सफ़र करते हैं तो ट्रकों पे बहुत से इस तरह की बात लिखी होती हैं, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, और इस तरह की बातें लिखी होती हैं जो हम लोगों को सफ़र में आनंद देती हैं। ऐसे भी एक ट्रकों की कहावतों का भी संकलन उसमें पड़ा हुआ है। ऐसे ही जो दादी नानी की पहेलियाँ, हम लोगों के बचपन में हमारी दादी नानी को बहुत सी पहेलियाँ पूछती थीं। उन पहेलियों का जैसे पहेली है, 2 मुँह छोटे एक मुँह बड़ा, आधा मानुष लीले खड़ा, बीचों बीच लगाए फांसी, नाम बतावत आवे हंसी। अब ये जो पजामा होता है, हम पहनते हैं इसको, उसमें 2 छोटे मुंह होते हैं, एक बड़ा मुंह होता है, और वो बीच में फांसी की तरह से उसको बांध लेते हैं और नाम सुन के उसका हंसी आती है। तो ये इस तरह की एक छोटी सी पहेली है। तो ऐसी पहेलियों से मनोरंजन भी होता है और थोड़ा बुद्धि भी तीव्र होती है, तो इनका भी एक अलग महत्व है। बहुत रोचक जानकारियां आप शेयर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि आज की पीढ़ी में ये कहावतें, लोक साहित्य बचाने के लिए क्या मुहिम छेड़ी जाए, उन्हें कैसे प्रेरित किया जाए कि वो इन कहावतों को, अपने लोक साहित्य को सहेज सके, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ अनुभव अपने साझा कीजिए। ये जो पुस्तक लिखी गई है और जो वेबसाइट बनाई गई है, वो भी इसी दिशा में ही प्रयास है कि ये एक सब जगह सब इस तरह की कहावतें और बाकी जानकारियाँ, बाकी लोकगीत, संगीत, इन सबको इकट्ठा किया जाए और वो सबको उपलब्ध हो, सहज उपलब्ध हो। जैसे मैं अभी एक विवाह में गया तो वहाँ पर लोग अगर गाने बैठे तो उनको कुछ गीत याद नहीं आए, तो मैंने अपनी वेबसाइट खोली और खोल के उन लोगों को सबको सबसे कहा सब लोग अपनी वेबसाइट अपने फ़ोन में खोलें, तो सब ने फिर उनको गीतों को एक साथ मिल के गाया, बड़ा आनंद आया। ऐसे ही मैं एक विवाह में गया तो वहाँ पर कन्या पक्ष के लोगों ने वर से छंद सुनाने की फरमाइश की। हमको याद है कि हमारे बचपन में हमारे ये एक रिवाज होता था कि विवाह के समय वर से छंद सुनाने के लिए कहा जाता था। अब उस बेचारे वर को कोई छंद ही याद नहीं था, तो मैंने अपनी वेबसाइट खोल के उसको एक छंद वाला प्रश्न निकाल के दिया, उसने पढ़ के उसने छंद सुनाए तो सबको बहुत आनंद आया। तो इस तरीके से वेबसाइट्स के ज़रिए अगर इसका प्रचार हो, जिससे मुझे पूर्ण आशा है कि आपके कार्यक्रम से भी होगा, तो उससे थोड़ा सा हम इस लोक साहित्य की तरफ लौट सकते हैं।
इसके अतिरिक्त आजकल सोशल मीडिया का बहुत प्रभाव है, तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि अब कुछ रील्स बना के कहावतों के विषय में, जो जिसका आजकल लोगों में ज़्यादा क्रेज़ है, तो उसको भी डाला जाए जिससे कि लोगों का उस तरफ आकर्षण हो। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से लोकगीत थे और जो बहुत सारी हमारी कहावतें थी, उसमें कई उल्हाने और कई गालियों का प्रयोग होता था जो कि बुरी नहीं लगती थी उस समय, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। बुरी लगने का तो कोई मतलब ही नहीं है, उसमें तो लोगों को आनंद आता था। उस समय ये रिवाज था, और भी कहीं कहीं पर शायद होता है, कि वर पक्ष के लोगों को कन्या पक्ष की महिलाएं गा गा के बहुत सी गालियाँ सुनाती थीं, और इस तरह की गालियाँ, बहुत सी गालियों का, इसको गार भी कहते हैं बहुत से लोग, उसका भी मैंने संकलन अपनी वेबसाइट पे किया हुआ है। आप चाहें तो वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं, उनमें बहुत ही आनंद आएगा। बहुत सुंदर आपने जानकारी हमारे दर्शकों को दी, और ये जो लोक साहित्य है दर्शकों, ये सुनने और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने से आज तक जीवित है। और ये आपसे विनम्र आग्रह है कि किसी तरीके से भी अपने लोक साहित्य को बचाइए। जिस तरीके से आप सोना सहेजते हैं, घर मकान सहेजते हैं, उसी तरीके से सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने की जिम्मेदारी भी आप ही की है। एक सुंदर कार्यक्रम के लिए आपसे फिर जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, और फिर आपसे अभी विदा लेते हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।